हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने चैनल ऑनलाइन टॉपर्स अड्डा पे। तो जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों से वादा किया गया था कि आपको हर चीज का जो है मतलब क्लासेस दिया जाएगा, जिसमें हमने आपसे बात किया था कि मैं अबाउट राइटर के बारे में सब चीज बताऊंगा। ठीक है, हर चैप्टर के राइटर के बारे में दिया जाएगा और उससे संबंधित ऐसे नोट्स दिए जाएंगे। अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, है ना, जो बच्चे साल में पहली बार पढ़े उनके लिए भी एकदम रामबाण साबित होगा। यानी जो बच्चे 2024 में इस बार एग्जाम देने वाले हैं उन बच्चों के लिए ये क्लास जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और सभी बच्चे जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनके लिए तो मैं कहूंगा एकदम ब्रह्मास्त्र है। ठीक है ना। देखिए, तो आज जो आपको क्लास मिलेगा ना, आज का क्लास है, इसमें आपको अबाउट राइटर के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम चैप्टर से संबंधित कुछ ऐसे शॉर्ट नोट्स के बारे में जानेंगे, जिससे क्या होगा कि सीधे आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। किस किस तरह के ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, राइटर से रिलेटेड हो या आपका चैप्टर से रिलेटेड हो, हर प्रकार के ऑब्जेक्टिव आपको यहीं से एकदम बिल्कुल मिल जाएंगे। कहीं से घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो क्लास को बिल्कुल क्या करना ना, अंत तक देखना। और मैं बार बार कह रहा हूं कि जो बच्चे एक बार भी नहीं देखे हैं, जो पहली बार एकदम एग्जाम देने के लिए अभी तैयारी कर रहे हैं ना, वो बच्चे भी इस क्लास को बिल्कुल देखें। उनके लिए एकदम बेहतर क्लास होगा। आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो देखिए, अभी हम लोग क्या क्या देखेंगे उसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। जैसे देखिए, तो गांधी जी का जो अबाउट राइटर है, यानी हमारा इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर आज का क्लासेज है, तो इसमें हम गांधी जी के बारे में जानेंगे। ठीक है ना। और गांधी जी के बारे में उन उन मुख्य चीजों के बारे में जानेंगे जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो चीजें आपको दी गई है वो आपके किताब से रिलेटेड सारी बातें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अबाउट राइटर में जो गांधी जी के बारे में जो जो चीजें दी गई इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का, वो सारी चीजों को मैंने यहाँ पे आपके लिए रखा है। ठीक है, यानी वैसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके एकदम ऑब्जेक्टिव को बिल्ड कर सकता है। आपके ऑब्जेक्टिव बनाने का जो एक तरीका है ना, वो वे बदल जाएगा। आपके ऑब्जेक्टिव बनाने का तरीका बदल जाएगा, आप ऑब्जेक्टिव को समझने लगेगा। इस तरीके से यहाँ पे मैंने आपके लिए रखा है। ठीक है, अब देखिए, तो ये सारी चीजें जो है राइटर के बारे में जानेंगे और उसके बाद जब हम राइटर के बारे में पूरी चीजों को पढ़ लेंगे ना, तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, आप लोगों के लिए एक शॉर्ट नोट्स तैयार किया गया है जो एग्जाम में एकदम सीधे आने वाला, बिल्कुल घबराने। और जो शॉर्ट नोट्स जो है ना, वो आपको इस इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से रिलेटेड है। यानी जो आप चैप्टर पढ़िएगा उस चैप्टर का एक शॉर्ट नोट्स तैयार किया गया है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या देख ले, राइटर के बारे में जान ले। पूरा राइटर जो है हमारे, तो जैसे देखिए, अब जो आपका चैप्टर है ये क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति। और आप सभी बच्चों को पता है इसके जो लेखक है वो हमारे महात्मा गांधी जी है। ठीक है ना। तो अब देखिए, गांधी जी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो लिखा हुआ है यहाँ देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी। क्या लिखा हुआ है, मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में लिखा हुआ है। देखिए, कहता है कि पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ नेशन, यानी मोहनदास करमचंद गांधी को जो है ना, पॉपुलरली मतलब विख्यात किस चीज से थे, तो वो विख्यात थे बापू के नाम से। किसके नाम से, बापू के नाम से विख्यात थे। और इनको फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। तो यानी यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि महात्मा गांधी को किस नाम से जाना जाता था। ठीक है ना। या पूछ देगा हु वाज पॉपुलर एज फादर ऑफ नेशन, तो हम कह सकते हैं महात्मा गांधी। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। आगे कहता है कि वॉज मोर स्पिरिचुअल लीडर देन पॉलिटिशियन। ठीक है ना, वो क्या थे कि ज्यादातर स्पिरिचुअल यानी धार्मिक नेता थे, यानी राजनेता से ज्यादा कौन से नेता थे, धार्मिक नेता थे। अब देखिए, क्या जो है मैंने यहाँ क्या किया, आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा है, ताकि जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं ना, जो कभी भी नहीं पढ़े हैं, उनके लिए भी ये क्लासेस बिल्कुल खतरनाक होने वाला। तो अब देखिए, मैं थोड़ा सा हिंदी पे चर्चा कर लूं। कह रहा है कि मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें बापू या राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, वो क्या थे, एक राजनेता से अधिक आध्यात्मिक नेता थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी राजनेता से अधिक क्या थे, है ना। तो क्या कहेंगे हम लोग, आध्यात्मिक नेता, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है स्पिरिचुअल लीडर। आगे देखते हैं हम लोग, आगे लिखते हैं, ही सक्सेसफुली यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ठीक है, एज चीफ वेपन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब देखिए, ही सक्सेसफुली यूज, उन्होंने सफलतापूर्वक प्रयोग किया। क्या किया, प्रयोग किया किसका, तो देखिए, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, यानी कह सकते हैं सत्य और अहिंसा का। तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि व्हाट वाज द मेन, या आप कह सकते हैं चीफ, है ना, वेपन ऑफ महात्मा गांधी। तो हम कह सकते हैं ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो चीफ वेपन यानी मुख्य हथियार के रूप में क्या किया, सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया, जिससे क्या हुआ ना, उन्होंने भारत को आजादी दिलाई। किसके खिलाफ, तो ब्रिटिश रूल के खिलाफ इंडिया को जो है ना आजाद कराने में इन्होंने बहुत मदद किया। किसके आधार पर, तो हो सत्य और अहिंसा के आधार पर। आगे देखिए, कह रहा है
फ्रॉम 1915 टिल 1948, यानी कहने का मतलब हो गया 1915 से लेकर के 1948 तक ही कंप्लीटली डोमिनेट इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है ना, वो पूर्ण रूप से भारतीय राजनीति पर हावी रहे। यानी कह सकते हैं कि पूरा गांधी जी का एकदम चल रहा था, दौर चल रहा था, कब से कब तक, तो 1915 से लेकर के 1948 तक, इसीलिए इसको गांधी युग के भी नाम से जाना जाता है। गांधी युग पूछेगा कब से कब तक, तो आप कह सकते हैं 1915 से लेकर के 1948 तक ये समय गांधी जी का था। देखिए लिखते हैं कि उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ मुख्य हथियार के रूप में सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया। तो मुख्य हथियार की बात कर देगा तो वो क्या हो जाएगा, सत्य और अहिंसा हो जाएगा। आगे देखिए, सफलतापूर्वक उपयोग किया और भारत को स्वतंत्रता प्राप्त कराने में मदद की। तो भारत को जो स्वतंत्रता दिलाया गया वो गांधी जी का मुख्य हथियार क्या था, सत्य और अहिंसा, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि 1915 से 1948 तक भारतीय राजनीति पर पूरी तरह हावी रहे। यह भी याद रखना है कि कब से कब तक, तो 1915 से लेकर के 1948 तक। इस समय को, ये जो पीरियड है मेरे प्यारे बच्चों, 1915 से लेकर के 1948, इसको हम लोग गांधी युग कहते हैं। क्या कहते हैं, गांधी युग। यानी कह सकते हैं पूर्ण रूप से प्रभाव किसका था, तो गांधी जी का था, ठीक है ना। आगे है, वे भारतीय राजनीति पर पूरी तरह हावी रहे। आगे सुनिए, आगे अंग्रेजी में क्या लिखता है, यहां ध्यान देंगे। ही डाइड एट द हैंड ऑफ फैंटिक ऑन 30 जनवरी 1948। अब देखिए, वह जो है ना मारे गए, तो विद्रोहियों के हाथों मारे गए। कब मारे गए, तो 30 जनवरी 1948 को। तो इनकी मृत्यु हो जाती है, गांधी जी की मृत्यु कब हो जाती है, तो 30 जनवरी 1948 को एक कट्टरपंथी के हाथों क्या हो गए, मारे गए, ठीक है ना। और वो कट्टरपंथी कौन थे, तो नाथूराम गोडसे जी थे। कौन थे, नाथूराम गोडसे जी, जिन्होंने गांधी जी को क्या कर दिया, गोली मार दिया, ठीक है। और कब मारा, तो 30 जनवरी 1948 को गोली मारकर उनकी क्या कर दी, हत्या कर दी, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे लिखते हैं, आगे देखिए, इनका है हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। अब यहां से भी ऑब्जेक्टिव आता है कि इनकी ऑटोबायोग्राफी क्या है, तो वो हो जाएगा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है। एंड द न्यूमरस आर्टिकल दैट रोट फॉर यंग इंडिया, ठीक। और बहुत सारे ऐसे, मतलब बहुत सारे बहुसंख्या आर्टिकल थे जो उन्होंने किसके लिए लिखा, तो यंग इंडिया के लिए लिखा। आगे कहते हैं द स्पीच दैट ही डिलीवर ऑन डिफरेंट ओकेजन, और उन्होंने बहुत सारे स्पीच जो है अलग अलग अवसरों पर दिए। गांधी जी देश के लिए अलग अलग अवसरों पर विभिन्न प्रकार के भाषण दिया करते थे, ठीक है। और इनकी जो आत्मकथा थी वो थी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जो किससे रिलेटेड है, तो यंग इंडिया से। आगे हम यहाँ देखते हैं, कह रहे उनकी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ और यंग इंडिया के लिए उनके द्वारा लिखे गए कई लेख और विभिन्न अवसरों पर दिए गए भाषण, ठीक है ना। तो मैंने अभी बताया कि उन्होंने क्या किया कि कई अवसरों पर विभिन्न प्रकार के भाषण दिए, ठीक है। और उसके बाद आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट ट्रूथ लिख दिया। उसके बाद आपका क्या है, तो इनका रिलेशन किससे है, तो यंग इंडिया से है, ठीक। अब आगे हम देखते हैं, आगे लिखते हैं, रिवेल ही टू नॉट ओनली ए ओरिजिनल थिंकर बट ऑल्सो एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट, ठीक है ना। इस चीज से क्या हुआ, उनको केवल एक विचारक के रूप में नहीं, एक विचारक के रूप नहीं, एक महान जो है ना, एक महान, यहाँ देखिए, उन्होंने केवल एक मौलिक विचारक के रूप में, बल्कि विशुद्ध मुहावरेदार अंग्रेजी महान स्वामी के रूप में प्रकट हुए। वहीं पर लिखा हुआ आइडियोमेटिक इंग्लिश, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि एक इंग्लिश महान विचारक के रूप में, ऐसा नहीं है कि केवल वो क्या करते थे, मतलब मुहावरा वगैरह लिखते थे, ऐसा नहीं है। वो जो है ना एक महान विचारक थे, किस चीज का, तो अंग्रेजी के रूप में एक महान विचारक थे। अंग्रेजी का मतलब कह सकते हैं कि उनमें इनका बड़ा योगदान था, अंग्रेजी में भी, ठीक है। अब ये सारी चीजें जो है महात्मा गांधी के बारे में कही गई। तो ये सब चीज पता कहां से चलता है, तो ये सब चीज पता चलता है माई एक्सपेरिमेंट ट्रूथ से और यंग इंडिया से, ठीक है। ये सारी चीजों से इनके बारे में पता चलता है, ठीक। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा हम लोग, आगे देखिए, कहता है इन द फॉलोइंग एग्जैक्ट, है ना, यानी इस उद्धरण में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी भारतीय सभ्यता संस्कृति, गांधी जी टॉक अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडिया। अब देखिए, ये जो उद्धरण है जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसमें गांधी जी क्या करते हैं, तो गांधी जी जो है ना टॉक अबाउट, यानी बताते हैं या बात करते हैं किसके, साउंड फाउंडेशन, मजबूत आधार, ठीक है ना, भारत के मजबूत आधार के बारे में बताते हैं। वही चीज यहाँ लिखा है कि निम्नलिखित उद्धरण
भारतीय सभ्यता और संस्कृति में गांधी जी भारतीय सभ्यता की मजबूत नींव के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। किसके बारे में करते हैं, तो मजबूत नींव हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति, क्योंकि ये जो हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति है ना, बड़ी पुरानी है। विश्व में बहुत सारी सभ्यताएं, जैसे मान लीजिए बेबीलोन की सभ्यता आ गई, मिस्र की सभ्यता आ गई, ठीक है, ये सारी सभ्यताएं क्या हो गई, नष्ट हो गए, लेकिन भारतीय सभ्यता संस्कृति आज भी बरकरार है। तो इसकी जो नींव है ना, वो बड़ी मजबूत थी। तो इसी मजबूत नींव के बारे में गांधी जी बात करते हैं, लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पासेज ऑफ टाइम, ठीक है ना। अब देखिए क्या है कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है पूरे सफलतापूर्वक समय के साथ साथ, जैसे जैसे समय बदलता चला गया और भारतीय सभ्यता संस्कृति जो है एकदम स्थिर रही, ठीक है ना। भारतीय सभ्यता और संस्कृति क्या रही, एकदम स्थिर रही। देखिए, जिससे समय बीतने के साथ सफलतापूर्वक सामना किया, यानी समय बदलता चला गया और यह सामना करता चला, लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं आया। इसने अपनी सभ्यता और संस्कृति को बिल्कुल क्या रखा, बरकरार रखा, ठीक है। अब आगे देखिए, लिखते हैं the Western civilization which has the tendency to privilege materiality cannot match the Indian civilization that इवैल्यूएट द मोरल बींग्स। अब देखिए कहां पे बात हो रही है कि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच एज टेंडेंसी, ठीक है ना। वेस्टर्न सिविलाइजेशन यानी पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति के टेंडेंसी की बात हो रही है, यानी प्रवृत्ति की बात हो रही है। यहाँ पे लिखा हुआ टेंडेंसी, प्रवृत्ति की बात हो रही है। ये क्या करते हैं, प्रिविलेज मैटेरियलिटी, ये क्या करते हैं, भौतिकतावादी को अपनाते हैं, ठीक है। जहां हम लोग जो है नैतिकता पर ध्यान देते हैं, मॉरलिटी पर ध्यान देते हैं, वहीं ये जो है ना मैटेरियलिटी पर ध्यान देते हैं। कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, जो भारतीय सभ्यता संस्कृति की बराबरी नहीं कर सकता है, दैट इवैल्यूएट मोरल बींग्स, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, मोरल बींग्स, नैतिकताओं पर ध्यान देते हैं, ठीक है। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए लिखते हैं कि भौतिकता को विशेषाधिकार देने की प्रवृत्ति वाली पश्चिमी सभ्यता नैतिक अस्तित्व के ऊपर उठाने वाली भारतीय सभ्यता की बराबरी नहीं कर सकती। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पश्चात सभ्यता संस्कृति है ना, वो कितना भी क्या करे, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कितना भी क्या करे, तो लिखते हैं कि भौतिकताओं को अपनाने, लेकिन भारतीय सभ्यता और संस्कृति की बराबरी जो है वह नहीं कर सकता है। कौन नहीं कर सकता है, तो पश्चात सभ्यता और संस्कृति, ठीक है। ये आपका देखिए अबाउट राइटर चल रहा है ना। अब देखेंगे हम लोग, देखिए अब जो था ये क्या था, अबाउट राइटर था। अब अबाउट राइटर जितनी चीजों को हमने पढ़ा, इसको भी मैं एकदम शॉर्ट तरीके से आपके सामने प्रोजेक्ट करूंगा, ताकि क्या हुआ कि फिर भी आपको यहाँ भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि हमने विस्तार रूप से अभी अबाउट राइटर के बारे में जाना। अब मन में कभी कभी कंफ्यूजन आ गया कि इतना सारा अगर भूल गए तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है। देखिए मैंने उन चीजों को बिल्कुल जो है शॉर्ट टर्म में यहाँ पे डाला है, ताकि आप जो है बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से समझ ले और आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग जान लेते हैं शॉर्ट में कि अबाउट राइटर में, जैसे राइटर कौन है, तो महात्मा गांधी है। अब कह रहा है कि जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869, आज ही के दिन है ना मेरे प्यारे बच्चों, आज ही के दिन गांधी जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ था। कहां हुआ था, पोरबंदर गुजरात में, ठीक है। जगह का नाम पूछ दे तो पोरबंदर, और राज्य पूछ देना तो गुजरात मारिएगा, ठीक है ना। अब आगे देखिए, डाइड यानी इनके मृत्यु की बात करेंगे तो 30 जनवरी 1948, ठीक है ना, 30 जनवरी 1948। तो इनकी जो मृत्यु हुई वो 30 जनवरी 1948 को होती है, बिरला हाउस न्यू दिल्ली में, ठीक है। कहां होती है, बिरला हाउस न्यू दिल्ली में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। आगे देखिए, कॉल्ड, कॉल्ड मतलब इनको पुकारा जाता था, इनको संबोधित किया जाता था, या प्यार से आप कह सकते हैं बुलाया जाता था। तो किस नाम से, बापू के नाम से, और फादर ऑफ नेशन, यानी इनको बापू भी कहा जाता था और राष्ट्रपिता भी कहा जाता था, ठीक है। आगे देखिए, चीफ विपन, अभी मैंने तुरंत बताया है कि इन्होंने मुख्य हथियार के रूप में किसका प्रयोग किया, तो मुख्य हथियार था ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, यानी सत्य और अहिंसा। इनके ये दो क्या थे, मुख्य हथियार थे, जिनका प्रयोग कर इन्होंने क्या किया, अंग्रेज को यहां से भगाया और भारत को क्या दिलाई, आजादी दिलाई, ठीक है। अब आगे देखते हैं, चलिए यहाँ देखेंगे गांधी जी के बारे में और चीजें देखेंगे। महात्मा गांधी लविंगली कॉल्ड, अब देखिए यहाँ पे जो जो चीजें हैं, यानी ब्लू जिनका टिक
क्या हुआ समझ जाइए, सीधे जो है ना ब्लू कलर का जितना है ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव के टर्म्स है, यहां से ऑप्शन डायरेक्टली आपको पूछे जाएंगे, इस तरह के ऑप्शन होंगे और आप बिल्कुल आसान तरीके से इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको पूछ देगा जैसे महात्मा गांधी लविंगली कॉल्ड डैश, अब यहाँ पे डैश आ जाएगा तो आप मार सकते हैं क्या, बापू मार सकते हैं, या आपको फादर ऑफ नेशन भी दिया रहेगा कहीं कहीं, अगर बापू नहीं रहा तो फादर ऑफ नेशन लिखा रहेगा तो हम फादर ऑफ नेशन भी मार सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी लविंगली कॉल्ड, यानी महात्मा गांधी को प्यार से बुलाया जाता था, तो किस नाम से, हम उनको बापू कहते थे, क्या कहते थे, बापू, और क्या कहते थे, फादर ऑफ नेशन, यानी राष्ट्र पिता के नाम से जानते थे, ठीक है। अब आगे देखिए, इट इज ए टाइप ऑफ एसे, अब यह भी पूछा जाएगा, जैसे पूछा जाता है कि यह कौन सी विधा है, ठीक है, कहानी की कौन सी विधा है, तो वही क्वेश्चन यहाँ पे है, इट इज ए टाइप ऑफ डैश, ठीक है ना। यह पूछेगा यह क्या है, तो ये क्या है, एक एसे है, याद रखिएगा, यानी ये जो आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है वो क्या है, एक एसे है। अब कह रहा है टेकन फ्रॉम, मतलब कहां से लिया गया है, तो ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी आपका जो है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, ठीक है ना, ये क्या है, तो यह कहिएगा आप लोग, क्या कहिएगा, ऐसे है, और पूछेगा यह कहां से लिया गया है, तो ये महात्मा गांधी की ही आत्मकथा है, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ से लिया गया है, ठीक है। अब आगे देखिए, ही वॉज अ मोर स्पिरिचुअल लीडर देन पॉलिटिशियन, इस बात पे मैंने अभी चर्चा की है कि वो पॉलिटिशियन मतलब राजनेता से ज्यादा क्या थे, आध्यात्मिक नेता थे, ठीक है ना। कौन से नेता थे, स्पिरिचुअल लीडर। अब पूछेगा ही वॉज मोर डैश देन पॉलिटिशियन, तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं, स्पिरिचुअल लीडर, इस तरह से आपके ऑब्जेक्टिव क्रिएट होते हैं। अब देखिए, हिज टू वीपन, इनके दो हथियार थे, मैंने अभी चर्चा किया, इनके दो हथियार थे, क्या क्या थे, ट्रुथ मतलब सत्य, और नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा, अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, जिन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजी शासन के खिलाफ इन्होंने इनका प्रयोग किया था, तो वो क्या था, तो नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ, आप यहां से कह सकते हैं ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, दोनों बातें वही है, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना है। अब आगे देखिए, ही डोमिनेट 1915 टू 1948 इन इंडियन पॉलिटिक्स, अगर भारतीय राजनीति की बात करें तो 1915 से लेकर के 1948 तक पूर्ण रूप से गांधी जी हावी रहे, यानी इनका युग कह सकते हैं, पूरे भारत में इन्हीं का चल रहा था, है ना, एक दौर जो होता है वो दौर गांधी जी का चला, कब से कब तक, तो 1915 से लेकर के 1948 तक, ठीक। अब चलिए आगे देखते हैं। तो अब जो ये है, अब यहाँ पे जैसा कि आपको देख रहा है, यहाँ से सभी ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे, बिल्कुल आपको यहाँ से सभी ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। अभी तक जो हमने देखा था वो गांधी जी के बारे में, राइटर के बारे में थे। अब हम क्या, मैंने क्या किया है कि यहाँ पे आपके लिए एक ऐसा शॉर्ट नोट्स तैयार किया है कि आप चैप्टर से भी रिलेटेड अगर आपको कोई ऑब्जेक्टिव आ जाए, यानी एक कंप्लीट सॉल्यूशन है आपका यहाँ पे, कि आपको राइटर से पूछे या चैप्टर से पूछे, इस क्लास से बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव आपको मैं जाने नहीं दूंगा। तो मैंने क्या किया है, यहाँ आप लोगों के लिए जो है ना चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऐसे टर्म्स को रखा है जिससे डायरेक्ट आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए जरा सा देख ले सभी को। अब यहाँ पे कह रहा है गुजराती इक्विवेलेंट, है ना, फॉर सिविलाइजेशन मीन गुड कंडक्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा, गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मींस डैश, यहाँ पे डैश आ जाएगा, या व्हाट पूछ देगा तो हम क्या मारेंगे, गुड कंडक्ट, क्या मारेंगे, गुड कंडक्ट, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि गुड कंडक्ट सिविलाइजेशन को कौन कहता था, हु वाज से गुड कंडक्ट अबाउट सिविलाइजेशन, यानी सिविलाइजेशन के बारे में कौन कहता था गुड कंडक्ट है, तो हम यहां से कह सकते हैं गुजराती, क्या कह सकते हैं, गुजराती। इस तरह से क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है। अब आगे देखिए, कह रहा है आवर एंसेस्टर एंजॉय या सेटिस्फाइड विथ ट्रू होम रूल। अब पूछेगा हु वाज सेटिस्फाइड विथ ट्रू होम रूल, यानी ट्रू होम रूल से कौन सेटिस्फाइड थे, तो हम क्या मार सकते हैं, आवर एंसेस्टर। या पूछ देगा आवर एंसेस्टर एंजॉय डैश, तो वहां पे हम क्या कह सकते हैं, ट्रू होम रूल। इस तरह से ऑब्जेक्टिव आता है। तो ये जो ब्लू वाला आपका जितना भी है ना, वो सारा एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, उसको याद रखिए, ठीक। अब आगे देखिए, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट हर ग्लोरी, ठीक है। अब भारत की जो मतलब सुंदरता की बात कर रही है वो आज भी बरकरार है, कायम है, इमूवेबल है, किसके
इसके का और दैट हर ग्लोरी, यही क्या है इसकी सुंदरता। यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति, यहाँ पे चर्चा हो रही है किसकी, भारतीय सभ्यता और संस्कृति की। ये क्या है आज भी अपरिवर्तनीय है, यही भारतीय सभ्यता और संस्कृति की क्या है खूबसूरती है। मैंने चर्चा किया था कि जैसे बहुत सारी सभ्यताएं थे, रोम की सभ्यताएं थी, मिस्र की सभ्यता थी, बेबीलोन की सभ्यता थी, ठीक है, ये सारी सभ्यताएं क्या हो गई, नष्ट हो गई, लेकिन आज भी हमारी जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति है वो क्या है, बरकरार है, यही हमारी खूबसूरती है। ठीक है, अब आगे देखिए, पोरस वेयर रूलर ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, पूछ देगा हु वाज रूलर ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, हम कह सकते हैं पोरस, क्या कह सकते हैं, पोरस। या क्वेश्चन आ जाएगा पोरस वाज रूलर ऑफ एंशिएंट डैश, अब यहाँ पे इजिप्ट को खाली कर देगा, इजिप्ट को खाली कर देगा तो हम यहाँ क्या मार देंगे, इजिप्ट मार देंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके आते हैं। अब आगे देखिए, गिवन इज एसोसिएटेड विथ इटली, पूछेगा गिवन का संबंध कहां से है, तो हम क्या कह सकते हैं, इटली से। या पूछ देगा हु वाज एसोसिएटेड विथ इटली, तो हम क्या मार देंगे, गिवन मार देंगे। इस तरह से क्वेश्चन आपके इधर से उधर उलट पुलट होते रहते हैं, लेकिन जो आपका मेन कंटेंट है लाइन यही रहता है। ठीक है, यही ऑप्शन आपको बार बार देखने को मिलेंगे। अब क्या है, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन ruin फॉर इंडिया। अगर हम यूरोपियन सिविलाइजेशन की बात करें तो भारत के लिए इसका क्या अर्थ है, बर्बादी है। ठीक है ना, भारत के लिए इसका अर्थ क्या है, बर्बादी है। महात्मा गांधी कहते हैं कि अगर हम जो है ना यूरोपियन सिविलाइजेशन को अपनाते हैं तो वो भारत के लिए क्या है, बर्बादी है। ठीक है, आगे देखिए, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ठीक है ना, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। अगर भारतीय सभ्यता और संस्कृति के आधार की बात करें तो हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति का आधार क्या है, तो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। पूछेगा व्हाट वाज द बेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, क्वेश्चन क्या आ जाएगा, व्हाट वाज द बेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता संस्कृति आधार क्या था, तो हम क्या मारेंगे, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। या पूछ देगा व्हाट इज, अभी भी यही है, ठीक है ना, व्हाट इज द बेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो भी हम क्या मारेंगे, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो ये हमारा जो है ना, सिंपल लिविंग मतलब हमारा साधारण जीवन, और हाई थिंकिंग मतलब उच्च विचार, तो यही हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति का क्या है, आधार है। अब देखिए लिखा हुआ है, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। और पश्चात सभ्यता संस्कृति की बात करें, पश्चात जो हमारे फिलोसफर थे, वेस्टर्न फिलोसफर, उनकी बात करें तो वो कहते हैं प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। क्या कहते हैं, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो इस तरह से आपके क्या थे कि ऑब्जेक्टिव बनते जा रहे हैं। अब हम आगे देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ देखिए, द इन्वेंशन ऑफ फायर प्रूव्ड ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि कह रहा द इन्वेंशन ऑफ फायर, यानी आग के आविष्कार ने, प्रूव्ड मतलब सत्यापित कर दिया, माइलस्टोन यानी एक मील का पत्थर साबित हो गया, किसके, इन आवर डेवलपमेंट। अगर हम अपने विकास की बात करें तो हमारे विकास में सबसे ज्यादा मदद किसने दिया, तो आपका है इन्वेंशन ऑफ फायर। क्या है, इन्वेंशन ऑफ फायर, यानी आग के आविष्कार ने विकास को बहुत ज्यादा मदद दिया। ठीक है ना, ये चीज यहाँ पर लिखा हुआ। अब आगे देखिए, करा द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। ठीक है ना, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछता है हु वाज टेल, है ना, किसने कहा था माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। ये बात महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारा जो मस्तिष्क है ना, वह एक बेआराम परिंदा है। क्या है, बेआराम परिंदा है, विच ऑलवेज रिमेन अनसेटिस्फाइड, जो हमेशा एकदम असंतुष्ट रहता है। ठीक है ना, उसको जितना भी दे दीजिए उनके लिए क्या है, कम है। जैसे मान लीजिए कोई पैदल जा रहा है तो वो चाहता है एक साइकिल हो जाए, ठीक है, और जब उसे एक साइकिल हो जाता है ना तो वो मोटरसाइकिल की तरफ देखने लगता है कि वो साइकिल से अच्छा अगर मोटरसाइकिल हो जाता तो आराम से जाते। फिर मन में आ जाता है अरे मोटरसाइकिल पे जाते धूप लगता है, इससे अच्छा एक कार हो जाता है ना। तो ये जो हमारा मस्तिष्क है ना, वो एक बेआराम परिंदा है, इसको जितना मिल जाता है उतना और चाहते रहता है। ठीक है ना, तो क्या कहेंगे, द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, हमारा जो मस्तिष्क है ये बेआराम परिंदा है। और ये स्टेटमेंट किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है ना, which always remain unsatisfied, पूछेगा what is always remain unsatisfied, तो हम कह सकते हैं माइंड। ठीक है ना, कौन हमेशा असंतुष्ट रहता है, तो माइंड रहता है। ठीक है ना, क्या रहता है, माइंड। अब आगे देखिए, पूछेगा द माइंड इज ए रेस्टलेस डैश भी पूछ देता है। अब यहाँ पे बर्ड दे देगा, एनिमल दे देगा, है ना, कुछ भी ऑप्शन दे सकता है, तो हम क्या कह सकते हैं, रेस्टलेस बर्ड। क्या कहेंगे, रेस्टलेस बर्ड। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिए, आगे लिखता है कि इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति किस पर आधारित है, तो ऑन बिलीव इन गॉड, यानी भगवान पर विश्वास करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, ईश्वर पे ध्यान देते हैं, अपने ईश्वर पे विश्वास करते हैं, ये हमारी सभ्यता और संस्कृति का क्या है, आधार है। ठीक है,
अब आगे देखिए, इंडियन सिविलाइजेशन वर्शिप मोरालिटी, भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है वो वर्शिप, वर्शिप मतलब क्या हो जाता है, पूजा करना है, ठीक है ना। तो हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो पूजा किसकी करती है, तो मोरालिटी की, यानी नैतिकता की हम लोग पूजा करते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पे पश्चात सभ्यता और संस्कृति की बात कर दें तो वो इमोरलिटी की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं, इमोरलिटी, ठीक है ना। और कहीं कहीं पर आपको मटेरियल भी दे देगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर लिखता है मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल, यानी मटेरियलिज्म कह सकते हैं, भौतिकतावाद का भी वो लोग प्रयोग करते हैं। और वो पूजा किसकी करते हैं, तो भौतिकतावाद जीवन की, ठीक है। हम लोग जहां पर नैतिकताओं को ध्यान देते हैं, मोरलिटी पर ध्यान देते हैं, वही वेस्टर्न सिविलाइजेशन या मॉडर्न सिविलाइजेशन की बात कर ले तो वो इमोरलिटी पर ध्यान देते हैं, या उसको हम लोग मटेरियलिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका क्या शॉर्ट नोट्स था और अबाउट राइटर था। अब इससे जितने भी प्रश्न आपके इस चैप्टर से बनने वाले हैं वो सारे बन जाएंगे, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो इस क्लास को आप जो है, अगर आपका ये क्लास आज आपको अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल बताइएगा कि सर आपको क्लास कैसा लगा, और कमेंट्स जरूर करिएगा, ताकि क्या होगा कि अबाउट राइटर और उस चैप्टर से रिलेटेड जो मोस्ट इंपोर्टेंट बन सकते हैं वो सारी चीजें लगातार आपके लिए मैं वीडियो लेकर के आता रहूंगा। तो आप क्लास में करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है ना। और जो बच्चे नए आ रहे होंगे, पहली बार देख रहे होंगे, वो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो फिर लेते हैं आप सभी बच्चों से विदा, मिलेंगे इसी तरह के क्लास में। जय हिंद।